प्रणाम सभी भैया बहनों को। तो इस भाग में हम समझ रहे राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटे में अंतर। तो राजस्व घाटे में पहला बिंदु आता है राजस्व घाटा सरकार के राजस्व व्यय की राजस्व प्राप्तियों पर अधिकता दर्शाता है। राजस्व घाटा क्या करता है? सरकार के राजस्व व्यय की राजस्व प्राप्तियों पर अधिकता दर्शाता है। और राजकोषीय घाटा कुल व्यय अर्थात राजस्व धन पूंजीगत को उधार छोड़कर कुल प्राप्तियों पर अधिकता दर्शाता है। नंबर 2, यह सरकार द्वारा उधार लेने के कारणों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। सरकार द्वारा उधार लेने के कारणों की ओर ध्यान आकर्षित करता है और यह सरकार की ऋण आवश्यकताओं का संकेतक है। तीसरा, राजस्व घाटा बराबरी से राजस्व व्यय ऋण राजस्व प्राप्तियां। राजस्व घाटा क्या है? राजस्व व्यय ऋण राजस्व प्राप्तियां। और राजकोषीय घाटा बराबरी से कुल व्यय ऋण उधार छोड़कर कुल प्राप्तियां। प्रश्न अगला, एक अर्थव्यवस्था के सामने राजकोषीय घाटा क्या समस्याएं खड़ी कर सकता है? एक अर्थव्यवस्था के सामने राजकोषीय घाटा निम्न समस्याएं खड़ी कर सकता है। समस्याएं देखते, राजकोषीय घाटे की समस्याएं कौन कौन सी है? राजकोषीय घाटे के साथ कुछ समस्याएं भी जुड़ी रहती है, जैसे नंबर 1, राजकोषीय घाटे के परिणाम स्वरूप उत्पन्न स्फीतिकारी दबाव आर्थिक संकट का कारण बन सकते हैं। राजकोषीय घाटे के परिणाम स्वरूप क्या होता है? उत्पन्न स्फीति कारक जो दबाव होते हैं, मुद्रास्फीति के कारक दबाव आर्थिक संकट का कारण बन सकते हैं। टैक्स स्लैब दिया हुआ है, आमदनी 5 से 7 लाख अब तक 10% था, अब 20% हो गया। 7.5 से 10 लाख तक 20%, फिर 10 लाख से 12.5 लाख तक 30%, और 12.5 से 15 लाख तक भी 30%। संतुलित बजट कहा जाए इसे। चलिए दूसरी समस्या, राजकोषीय घाटे का प्रमुख कारण राजस्व घाटा है। राजकोषीय घाटे का प्रमुख कारण क्या होता है? राजस्व घाटा है। तो परिणाम यह होगा कि सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों के बड़े भाग का उपयोग अनुत्पादक गैर विकासात्मक कार्यों में हो जाएगा। क्या होगा? राजकोषीय घाटे का प्रमुख कारण राजस्व घाटा है। परिणाम स्वरूप यह होगा कि सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों के बड़े भाग का उपयोग कहाँ हो जाएगा? अनुत्पादक गैर विकासात्मक कार्यों में, जो उत्पादन नहीं दे ऐसे विकास कार्यों में इसका उपयोग हो जाएगा। तीसरी समस्या आती है, यदि सरकार राजकोषीय घाटे की आपूर्ति के लिए बड़ी मात्रा में वित्तीय संसाधन बटोरना शुरू कर देती है। यदि सरकार को राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए बड़ी मात्रा में वित्तीय संसाधन बटोरना शुरू कर देती है तो निजी क्षेत्र में विकास की गति धीमी पड़ जाती है। अब आते हैं सरकारी घाटे और सरकारी ऋण में क्या संबंध है, व्याख्या कीजिए। तो सरकारी घाटे और सरकारी ऋण में, सरकारी घाटे से आशय क्या है? उस स्थिति से है जिसमें सरकार का बजट व्यय सरकार की बजट प्राप्तियों से अधिक होता है। सरकार का बजट व्यय सरकार की बजट प्राप्तियों से अधिक होता है, सरकारी घाटा कहते हैं। बजटीय घाटे के लिए वित्त पोषण या तो ऋण या
नोट छाप कर किया जाता है। जब बजट का खूब ज़्यादा घाटा हो तो उस समय वित्त का पोषण कहाँ से करते हैं, या तो फिर ऋण लेकर के और नहीं तो फिर नोट छाप कर किया जाता है। सरकार प्रायः ऋण ग्रहण पर आश्रित रहती है, हमेशा ऋण लेने पर आश्रित रहती है, जिससे सरकारी ऋण कहते हैं। अतः सरकारी घाटे तथा सरकारी ऋण आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित है। जब जब सरकारी घाटा होगा सरकार क्या करेगी, ऋण लेगी। तो यह आपस में घनिष्ठ संबंध है। घाटे के प्रवाह को माना जा सकता है कि ऋण के स्टॉक में सम्मिलित करता है। यदि सरकार प्रतिवर्ष, या लिखेंगे हम ऋण प्रतिवर्ष ऋण लेना जारी रखती है, तब ऋणी की राशि बढ़ती जाएगी और सरकार को ब्याज के रूप में अधिक से अधिक भुगतान करना पड़ता है। व्यय भुगतान ऋण में और वृद्धि करते हैं। प्रश्न, क्या सार्वजनिक ऋण बोझ बनता है? व्याख्या कीजिए। तो निम्न परिस्थितियों में सार्वजनिक ऋण बोझ हो सकता है। कौन कौन सी परिस्थितियां होगी? ऋण ग्रहण कर सरकार उपभोग का बोझ कम करने के लिए इसे अगली पीढ़ी पर हस्तांतरित कर देती है, क्योंकि सरकार आज बंद पत्र जारी कर जनता से जो ऋण ग्रहण करती है और उसका भुगतान 20 वर्षों बाद कर में वृद्धि करके कर सकती है। ये कर उन युवा आबादी पर लगाए जाते हैं जिससे उनकी प्रायोज्य आय में ह्रास होगा। इस प्रकार उपभोग में कमी आएगी, इससे राष्ट्रीय बचत में कमी आएगी। इसके अतिरिक्त जनता से सरकार द्वारा ऋण ग्रहण करने से निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध बचत में भी कमी आएगी। अतः ऋण को अगली पीढ़ी पर बोझ के रूप में देखे जा सकते हैं। विदेशियों से लिया गया कोई भी ऋण एक बोझ होता है, क्योंकि हमें ब्याज अदायगी के अनुरूप वस्तुएं विदेश भेजनी पड़ती है। यह हो गया क्या सार्वजनिक ऋण बोझ बनता है। व्याख्या, आयकर की सीमा प्रस्तावित दर इस प्रकार से 0 से 5 लाख तक 5%, 5 से 7.5 लाख तक 20%, 7.5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 से 12.5 लाख तक अब 30% हो गया, 12.5 लाख से 15 लाख के बीच 30%, 15 लाख से ऊपर भी 30%। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न बनता है बजट की परिभाषा, महत्व और उद्देश्य बताइए। तो बजट का अर्थ एवं परिभाषा। बजट एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित आय तथा व्यय का वितरण होता है। एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित आय और व्यय का विवरण होता है। फिंडले सिराज के अनुसार संक्षेप में बजट में गत वर्ष की आय एवं व्यय का विवरण आने वाले वित्तीय वर्ष के आय एवं व्यय के अनुमान तथा घाटों को पूरा करने हेतु साधनों के मार्ग या बचत के वितरण करने के प्रस्ताव सम्मिलित रहते हैं। अनुमानित आय तथा व्यय तो होता ही है, इसका विवरण तो है ही, परंतु अगले वर्ष के जितने भी कार्य होंगे उसमें जो हम व्यय करेंगे तो उन व्यय के साधनों के मार्ग या बचत को भी जो है वह कितना कितना वितरित करेगा इसका भी उल्लेख होता है। जो बजट के उद्देश्य, सरकारी बजट सरकार के वार्षिक व्यय एवं आय का ब्यौरा तो प्रस्तुत करता ही है, साथ ही बजट सरकार
कि उन विकास नीतियों एवं उद्देश्यों को भी इंगित करता है जिन्हें सरकार बजट के माध्यम से प्राप्त करना चाहती है। सरकार बजट के माध्यम से अग्रलिखित उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करती है। कौन कौन से उद्देश्यों को? नंबर 1, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन। तो बजट का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की गति को प्रोत्साहन देना होता है। आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए नंबर 1, सरकार कर में रियायत देकर उत्पादन क्रियाओं को प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है। सरकार सार्वजनिक व्यय बढ़ाकर आधारभूत संरचना जैसे सड़क है, पुल है, नहरें है व बांध निर्माण जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करती है और विशिष्ट रोजगार कार्यक्रमों को लागू करके अतिरिक्त रोजगार अवसर उत्पन्न करती है। तीसरा, सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना कर सकती है इत्यादि। दूसरा उद्देश्य आता है संतुलित क्षेत्रीय विकास। तो सरकार बजट के माध्यम से संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने हेतु पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित कर सकती है। पिछड़े हुए प्रदेशों के विकास के लिए बजट द्वारा नंबर 1, उन्हें कर में छूट प्रदान की जाती है। दूसरा, सरकार वहां अपने उपक्रम स्थापित कर सकती है। तीसरा, पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत संरचना एवं अन्य आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के लिए सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की जा सकती है। नंबर 3, आर्थिक स्थिरता। अर्थव्यवस्थाओं में तेजी और मंदी के चक्र चलते रहते हैं, जिसे नियंत्रित करके अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता। देखिए इस वर्ष क्या महंगा क्या सस्ता किया गवर्नमेंट ने। महंगा किया मक्का, खाद्य तेल, फर्नीचर, सीलिंग फैन, जूते, सिगरेट, तंबाकू, माणिक, नीलम, खिलौने, ताला, स्टेशनरी आइटम इत्यादि। ऐसे आइटम हैं जो ज़्यादा काम में नहीं आते, सिर्फ तेल, फर्नीचर और मक्का और सीलिंग फैन, जूते इतने है। और इधर देखिए सस्ता क्या क्या किया। न्यूज प्रिंट पेपर, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, खेल के सामान, शुगर, स्किम्ड मिल्क, सोया फाइबर और सोया प्रोटीन। यह है हमारी वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण। तो आर्थिक स्थिरता, अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी के चक्र चलते रहते हैं, जिसे नियंत्रित करके अर्थव्यवस्था में स्थिरता प्राप्त करना भी बजट का उद्देश्य होता है। जब कभी सरकार को तेजी एवं मंदी की स्थितियों पर नियंत्रण करना होता है तो वह तेजी से समय का बजट एवं मंदी के समय घाटे का बजट बनाती है। स्थिरता प्राप्त करना भी बजट का उद्देश्य होता है। जब कभी सरकार को तेजी एवं मंदी की स्थितियों पर नियंत्रण करना होता है तो क्या करता है वह तेजी समय का बजट देता है और मंदी के समय घाटे का बजट। अब रोजगार का सृजन करना ही सरकार के बजट का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। इसके लिए सरकार श्रम प्रधान तकनीकों, सड़क, पुल, नहरें व बांध निर्माण जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करती है और विशिष्ट रोजगार कार्यक्रमों को लागू करके अतिरिक्त रोजगार अवसर उत्पन्न करती है। तो सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंध सरकार सामाजिक हित में सामूहिक न्याय की स्थिति उत्पन्न करने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना करती है, क्योंकि इन उपक्रमों का उद्देश्य लाभ अर्जित न होकर सामाजिक कल्याण पर आधारित होता है। अगले पीडीएफ में प्रश्न अपन समझेंगे। करों के विभिन्न प्रकार बताइए। कर के प्रकार
धन्यवाद।